मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस बात की मालूमात दूंगा कि हिंदू वारसा कायदा 1956 के पहले की जो परिस्थिति हुआ करती थी, हिंदू वारसा कायदे से वारिसों को मिले हुए हक व हिस्से, और 1956 के बाद की परिस्थिति, इन दोनों में क्या अंतर है। मिल्कियत के हक व हिस्से के प्राप्त होने के संबंध में जो अंतर आया है, इसके बारे में मेरे अक्सर देखने में आया है कि कन्फ्यूज़न सा हो जाता है, असमंजस की स्थिति निर्माण हो जाती है। इसके लिए मुझे फिर से एक मर्तबा हिंदू वारसा कायदा की थोड़ी सी मालूमात देना ज़रूरी हो जाएगा। 1956 के पहले मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि सर्वाइवरशिप का मामला हुआ करता था कि कोई कोपासनर मैयत हो गया तो दूसरे जीवित कोपासनर को हक प्राप्त हो गया। उसी तरह से अगर हिंदू एकत्र कुटुंब के किसी सदस्य को, किसी व्यक्ति को हिंदू एकत्र या हिंदू मिताक्षरा कोपासनरी प्रॉपर्टी में हक, हित व हिस्सा प्राप्त हुआ हो, या वाटनी के जरिए उसको वो हित व हिस्सा प्राप्त हुआ हो, तो वो हिस्सा उस व्यक्ति के खुद के लिए, उसके मेल इश्यूज के लिए, यानी उसके खुद के और बेटों के लिए वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती थी, यानी वडिलोपार्जित मिल्कियत होती थी और उनकी एकमेव मिल्कियत वो कहलाती थी। फिर ऐसी मिल्कियत उस व्यक्ति को उसके पिताजी से मिली हो, या उसके आजोबा यानी दादा से मिली हो, या परदादा से मिली हो, या इवन परदादा के भी पिता से मिली हो, वो मिल्कियत उसके लिए और उसके मेल इश्यूज के लिए, बेटों के लिए वडिलोपार्जित मिल्कियत कहलाती थी। और उस व्यक्ति के बेटों का भी उनमें हक व हिस्सा होता था। फिर चाहे उन बेटों का मेल इश्यूज का जन्म वाटनी के समय हुआ हो या वाटनी के पश्चात हुआ हो, उसमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। और ऐसी मिल्कियत जो व्यक्ति को वारसा हक से मिली हो, वो उसकी सेपरेट प्रॉपर्टी कहलाती थी, उसकी एकमेव प्रॉपर्टी कहलाती थी उसके बेटों के हिस्सों के साथ। यानी कुटुंब के दूसरे नातेवाइकों का उसमें कोई हक व हिस्सा नहीं समझा जाता था, उनका उससे कोई संबंध नहीं होता था। बाकी मालूमात दूसरे एपिसोड में दूंगा कि क्या अंतर आया है।